नमस्कार साथियों, कोजेंट आईएएस में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे सी सैट 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया था। उसके बाद जो बच गए हैं उसमें वो सारे क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आज का। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ फाइव्स यूज्ड इन नंबरिंग अ 260 पेज बुक। यानी मतलब 260 पेज का एक किताब लिखा गया है, उस किताब में 5 कितनी बार आएगा। यानी पेज नंबर होता है ना, पेज नंबर 1 2 3 4 5, तो उस पेज नंबर में 5 कितनी बार आएगा। तो भाई साहब ये देखिए 5 कितनी बार आएगा। 5 आता है सबसे पहली बार 5 नंबर पेज पे, उसके बाद 15 पे, 15 के बाद 25 पे, 25 के बाद 35 पे, फिर 45 पे, फिर 55 पे। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ऐसे ही करके हमें निकालना पड़ेगा। फिर 65 पे, और फिर 75, फिर 85 और फिर 95। इतना जगह 5 आएगा। टोटल कितना 5 हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 5 यहाँ पर हो गया। फिर एक 5 वाला सीरीज आता है जो 51 से लेकर के 50 से लेकर के 59 तक आता है, 59 तक। और इधर वाले जो 55 पे 5 आएगा वो हमने काउंट कर लिया है, तो इधर टोटल 50 से लेकर 59 तक में 10 बार आएगा, यानी कि 10 बार यहाँ से। तो आ गया हमारे पास 20। तो टोटल 1 से लेकर 100 तक में 20 5 आ गए। अब 101 से लेकर के 200 तक जाएंगे, तब फिर से आपको 20 मिलेगा, क्योंकि इधर एक ही तो एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, बाकी उधर सब चीज सेम है। तो 20 फिर से मिलेंगे, तो 20 5 और मिलेंगे। इसी तरह से जब 200 से 300 के बीच जाएंगे फिर 20 मिलेगा, लेकिन हमें 260 तक ही जाना है। तो 95 200 यानी 295 को हटा दीजिए, 285 को हटा दीजिए, 275 को हटा दीजिए, और 265 को भी हटा दीजिए। 260 तक हमें देखना है। तो 260 तक अगर देखेंगे तो टोटल होना चाहिए 20 20 40 और 20 60। उसमें से 4 5 हट गए, तो 60 में से 4 हट गए तो 56 5, यानी 56 बार 5 आएगा। भाई साहब 5 की संख्या कितनी टाइम्स आएगी? तो 56 टाइम्स। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 28 टर्म्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। ये एक सीक्वेंस दे रखा है और इसका टोटल 28 टर्म्स, पहला 28 टर्म्स का हमें सम चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सीक्वेंस को अगर एनालाइज करें तो ये देखिए सीक्वेंस कैसे दे रखा है। सीक्वेंस दे रखा है 1 के बाद फिर से 1 है, फिर यहाँ पर 2 और 1 है, फिर 3 2 और 1 है, फिर 4 3 2 1 है। मैं तोड़ लिया हूँ इस सीक्वेंस को। फिर 5 4 3 2 और 1 है। उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 हो गया, 6 होगा, 5 होगा, 4 3 2 1। देखिए कितना हो गया, 2 2 4 3 7, 7 4 11 11 और 5 16 17 18 19 20 21 22 हो गए। अब आ जाएंगे 7 6 23 24 25 26 27 28, यहाँ तक 28 टर्म्स आते हैं। ठीक, इस तरह करके अगर कोई बहुत बड़ा लंबा सा सीक्वेंस बनता कई सारा, तो हम लोग क्या करते, ये सब नेचुरल नंबर्स है, देख रहे 1 2 3, तो n टाइम्स नेचुरल नंबर का सम हम लोग निकाल लेते और इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते। लेकिन चूंकि 28 तक ही है, 28 तक ही है, तो हम लोग इसको ऐसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं सबको। ये ज़्यादा आसान है। ठीक, उसमें ज़्यादा हर एक को पहले कैलकुलेट करेंगे फिर ऐड करेंगे, वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 28 तक ही है तो सबको ऐड कर लेते हैं। 3 2 5 5 4 9 9 9 और 5 14 6 20 7 27 28 2 30 3 33 4 37 5 42 6 48 49 2 51 3 54 4 58 5 63 64 66 69 73 74 74 75 76 77 78 79 80 81 और 3 84। तो कहने का मतलब 84 हमारे पास इसका सम आ गया। 84 ऑप्शन में है भाई साहब, इसका आंसर 84 आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ पर्सन बाइज 3 आर्टिकल्स। एक आदमी ने एक व्यक्ति 3 आर्टिकल्स खरीदता है, पी क्यू और आर, पी क्यू एंड आर। और कितना रुपए में खरीदता है? फॉर 3,330 रुपीज में 3 आर्टिकल्स खरीदता है। एक पी क्यू आर, यानी पी प्लस क्यू प्लस आर, ये सब मिला करके इतना कॉस्ट होना चाहिए। जितना पी का कॉस्ट है, क्यू का कॉस्ट प्लस आर का कॉस्ट, टोटल कॉस्ट हमारे पास 3,330 होना चाहिए। अब बोला है इफ पीज कॉस्ट, इफ पी कॉस्ट 25% मोर देन आर एंड आर कॉस्ट 20% मोर देन क्यू, देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पी। तो पी का हमें दाम पता करना है। भाई साहब पी का जो कॉस्ट है 25% ज्यादा है आर से, आर का कॉस्ट जो है 20% ज्यादा है क्यू से,
तो हमें P का कॉस्ट बताना है, तो हम क्या कर देते हैं, Q का कॉस्ट को मान लेते हैं 100, Q को क्या मान लेते हैं 100, Q को अगर 100 मान लेते हैं, ठीक, तो Q जो है मोर देन R कॉस्ट 20% मोर देन Q, तो R जो है Q से 20% ज्यादा है, यानी कि R का क्या हो जाएगा 120, 100 पे 20% निकालेंगे तो 120 आ जाएगा। उसी तरह से अब जो है हमारे पास P का बच रहा है, तो P का 120% का भी 25% ज्यादा है, तो 120 का 25% निकाल लेते हैं। 120 का 25% निकालेंगे, ये 100 से डिवाइड कर दीजिए, एक जीरो इधर से चला गया, 5 6 25, 5 दूनी 10, 2 छक्के 12, 6 पंचे 30 आ गया, यानी 30 ज्यादा, तो 150 हो जाएगा। ठीक, और इन तीनों का जो सम है वो 3330 के बराबर है। ठीक, तो 150 और 100, 250 और 100, 350 और 20, 370, यानी 370 की वैल्यू, 370 आर्टिकल की वैल्यू कितना है 3330 रुपए। ठीक, यहाँ से ये जीरो काट दीजिए, और ए की वैल्यू हम लोग यानी एक आर्टिकल का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक, तो ये 37 से डिवाइड करेंगे इसको, 37 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 9 बार में ये चला जाएगा। और ये मैंने आपको कल बताया था जब 37 से डिविजिबिलिटी का रूल बता रहा था कि कोई भी संख्या अगर 3 बार कंटिन्यू लिखा होता है तो वो 37 से कटता है। 111 3 को 37 को जब 3 बार गुणा करते थे तो 111 आता था, जब 6 बार करेंगे तो 222 आएगा, तो 9 बार करेंगे तो 333। ए का वैल्यू 9 आ गया, ए का वैल्यू 9 आ गया, और हमारे पास पी है कितना, पी है 150, पी कितना है 150, तो एक आर्टिकल का वैल्यू 9 है, हमें 150 का निकालना है, तो 150 गुणा 9 करेंगे, 15 9 135, तो 1350 इसका, यानी कि 1350 रुपए का हमारे पास पी का जो आंसर है वो 1350 है, यानी पी का जो कॉस्ट है वो 1350 रुपए है। आगे आंसर हमारे पास, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर ए बी एंड सी डी is the 3-digit number 1CE, where the letters A, B, C, D, E denote distinct digit, then what is the value of A? कह रहा है कि 2 डिजिट नंबर है, इफ द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, कोई 2 डिजिट नंबर है ए बी और दूसरा 2 डिजिट नंबर है सी डी, और दोनों का सम एक 3 डिजिट नंबर आता है जो कि नंबर क्या है 1, जो कि नंबर है 1CE। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी C है, यहाँ पर भी C है, ठीक, ये दोनों जगह C है, तो ये तभी पॉसिबल है जब ये जीरो हो जाएगा। ये अगर यहाँ पर A जीरो बन जाता है तो 0 + C = C, यही आएगा। लेकिन ये जीरो अगर बना देते हैं तो ये 2 डिजिट तो बचेगा ही नहीं, ये तो 1 डिजिट होगा, और हमें सवाल में बोला है ये 2 डिजिट नंबर है, तब क्या पॉसिबिलिटी बनती है, तब ये पॉसिबिलिटी बनती है कि ये जो है ना 10 बने, 10, और अगर 10 पूरा पूरा लिखते हैं तो 3 डिजिट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये 9 हो सकता है, और ऊपर एक इसमें मान के लिए कुछ भी हो ऐसा जो 10 से ज्यादा हो, दोनों का सम 10 से ज्यादा हो, ताकि एक इधर कैरी आ जाए, एक इधर कैरी आ जाए, तो 9 + 1 10 हो जाएगा। ठीक, और 10 हो जाएगा, 10 में कुछ भी जोड़ेंगे, जैसे 10 है, 10 में अगर हम मान के चलते हैं 5 जोड़ देते हैं तो क्या आता है 15 आता है। 10 में अगर 5 जोड़ देते हैं तो 10 + 5 क्या आता है 15, यानी ये यहाँ पर भी 5 आएगा, यहाँ पे भी 5 आएगा। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब ए की वैल्यू क्या हो जाए 9 हो जाए, तो आंसर हमारा 9 है, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 numbers x, y and z are selected from a set of first 7 natural numbers. x, y, z पहला 7 प्राकृतिक संख्याओं में से लिया गया है। तो x, y और z क्या है, पहला 7 प्राकृतिक संख्याओं में से लिया गया है। ठीक, पहला 7 प्राकृतिक संख्या हम लोग लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, यही है पहला 7 प्राकृतिक संख्या। ठीक, अब बोला सच दैट x is greater than 2y, x is greater than 2y and 2y, ये पूछा है। then how many such distinct triplets are possible, तो ऐसे कितने अलग अलग ट्रिपलेट्स पॉसिबल है जब ये वैलिड हो, हमारा ये वैलिड हो। तो ऐसा देख लेते हैं, सबसे छोटा वैल्यू, चूंकि ये इधर जो है ना ये सबसे छोटा है, यहाँ सबसे छोटा वैल्यू अगर z को हम 1 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, तो ये टोटल वैल्यू कितना दे देगा, ये टोटल हो जाएगा 3, ये टोटल हो गया 3, 3 × 1 3 हो गया। और इससे बड़ा ये होना चाहिए, 1 हमने ले लिया तो इसको 1 नहीं ले सकते हैं, इसको हम 2 ले लेते हैं y को, ये हो गया 4, ये 4 हो गया। अब ये अगर 4 हो गया तो इसको 4 से बड़ा होना पड़ेगा, यानी ये 5 भी हो सकता है, ये 5 हो सकता है, ये 6 हो सकता है, और ये
7 भी हो सकता है, 7 नेचुरल नंबर हमारे पास है। यानी कि 3 ट्रिपलेट्स तो यहीं पर पॉसिबल हो गया। क्या क्या 3 ट्रिपलेट कौन कौन से पॉसिबल हो गए? ये हो गए हमारे पास, यहाँ पर हमने 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया था y को, तो x हमारे पास 5 भी हो सकता है, इसको हमने 2 ले लिया। फिर से इसको अगर हम 1 ले लेते हैं तो इसको हम 3 भी ले सकते हैं, तो यहाँ से 6 भी हो जाएगा और ये 7 भी। इस तरीके से हम देखेंगे तो ये 3 ट्रिपलेट हमारे पास पॉसिबल हो जाएगा। तो इधर से 3। अब अगर हम z को कुछ अलग लेते हैं, z को अगर हम मान के चलिए कितना ले लें, 2 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं तो ये 6 हो जाता है, 6 ले, ये 6 हो जाता है। और इधर अगर हम इसमें से कुछ भी ले लेते हैं तो वैल्यू तो ज़्यादा बड़ा हो जाता है। अगर हम यहाँ 3 ले लेते हैं तो फिर ये 6 हो जाता है, और बराबर तो दे नहीं रखा है, ये इससे बड़ा दे रखा है, इससे बड़ा होना चाहिए ये वैल्यू। तो यहाँ अगर हम 2 लेते हैं तो ये 6 हो गया ऑलरेडी, तो यहाँ 3 लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 तो छोटा हो जाता है, 3 लेना पड़ेगा तो ये 6 हो जाएगा, बराबर हो जाता है, 3 भी नहीं ले सकते, 4 लेंगे तो 8, यानी अब कोई पॉसिबल नहीं है। तो टोटल हमारे पास 3 ही ट्रिपलेट पॉसिबल है, तो आंसर है इसका 3 ट्रिपलेट्स। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, टोटल कॉस्ट ऑफ 4 ऑरेंजेस, 6 मैंगोज एंड 8 एप्पल्स। देखिए 4 ऑरेंजेस, 6 मैंगोज एंड 8 एप्पल्स, 8 एप्पल्स इज इक्वल टू ट्वाइस द टोटल। अच्छा टोटल है, टोटल कॉस्ट चलिए जोड़ देते हैं, इज इक्वल टू ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज, 1 ऑरेंज, 2 मैंगोज प्लस 2 मैंगोज, ये 10 नहीं है, ये ओ है इसलिए बड़ा लिखा मैंने, ऑरेंजेस के लिए लिखा है उसको। एंड ये क्या है भाई साहब, 5 एप्पल्स, 5। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये क्या आ जाता है, ये तो है ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो गया 2O, 2 ऑरेंज प्लस 4M प्लस 10A। अब इसको अगर सॉल्व कर लें इधर, ये आ जाएगा 2O, 6M, उधर से 4M आ जाएगा, तो प्लस का 2M और प्लस का, या इक्वेट कर दीजिए इधर क्योंकि नेगेटिव आ जाएगा, ये हो जाएगा 2A। 2 सब जगह से कैंसिल कर सकते हैं, इधर कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, उधर से 2, यानी एक ऑरेंज और एक मैंगो मिला के एक एप्पल के बराबर है, ये हमें यहाँ से पता चल गया। अब देखिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट है द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 ऑरेंजेस, 5 मैंगोज, इसको भी ऐसे ही करना पड़ेगा। एक पेज हम लोग ले लेते हैं, क्वेश्चन कैसे देख, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। टोटल कॉस्ट ऑफ 3 मैंगोज, 3 ऑरेंजेस, 3 ऑरेंजेस, 5 मैंगोज एंड 9 एप्पल्स, 9 एप्पल्स। इसको डिलीट कर देता हूँ मैं, ये तो है ही अपने पास इक्वेशन, इससे चेक कर लेंगे। इज इक्वल टू द टोटल कॉस्ट ऑफ 4 ऑरेंजेस, इक्वल टू है 4 ऑरेंजेस, 4 ऑरेंजेस प्लस 6 मैंगोज, 6 मैंगोज एंड 8 एप्पल्स। इसको सॉल्व करिए, अगर इससे मिलता जुलता कुछ आता है तो ये भी सही आंसर हो जाएगा हमारा। तो 4 ऑरेंजेस इधर भेज देंगे ऑरेंजेस को, तो यहाँ पर 1 ऑरेंज हो जाएगा। 5 मैंगोज इसको भी इधर भेज देते हैं तो 1 मैंगोज हो जाएगा, और इस 8 को इधर भेज दीजिए तो 1 एप्पल। एकदम बराबर हो गया इसके, यानी पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा चेक कर लेते हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज एंड 1 मैंगो इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल, बिल्कुल सही। एक ऑरेंज और एक मैंगो का कॉस्ट जितना है वो दोनों मिला के एक एप्पल के कॉस्ट के बराबर है, यानी दोनों ही स्टेटमेंट सही है, 1 एंड 2, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 32 की पावर 5, 32 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 27 इज डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल है ये पूछ रहा है। तो आइए ये इसको 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 5, और इसकी पावर है 5 प्लस 2 की पावर 27, यानी ये हो गया 2 की पावर 25 प्लस 2 की पावर, ये 27 है, 27। ठीक है, और इसमें से अगर हम 2 की पावर 25 कॉमन ले लें तो 2 की पावर 25, अगर हम 2 की पावर 25 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा 1, और यहाँ बच जाएगा 2 की पावर 2, यानी कि 4।
ये हो गया 5 और इधर 2 का मल्टीपल है, यानी कि 5 का मल्टीपल है 5 और 2 का, 5 या 2, इधर देखिए 3 दे रखा है, 7 दे रखा है और 11 देखा है, ऐसा कुछ नहीं, एक ही नंबर है 10। ठीक, तो ऑप्शन में जब 10 दे रखा है तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है, सीधा 10 मार देना है, क्योंकि यहाँ पर 5 है, 5 इंटू 2, 10 से तो ये डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है लेट p एंड q बी पॉजिटिव इंटीजर सेटिस्फाइंग p लेस देन q and p plus q equals to k. What is the smallest value of k that does not determine p and q uniquely? अच्छा देखिए p और q दो इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, p एंड q ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, दिस बिलोंग्स टू द पॉजिटिव इंटीजर। और p बोला है लेस देन q होना चाहिए, p क्या होना चाहिए, लेस देन q, और p प्लस q एक वैल्यू है हमारे पास k। देखिए p जो है लेस देन होना चाहिए q और p प्लस q होना चाहिए k, ऐसा बोला है। और p और q अगर देखिए तो इसको हम लोग क्या करते हैं ना, ऑप्शन से चलते हैं। अगर तो पहला ऑप्शन है हमारे पास 3, तो k की वैल्यू अगर हम लोग 3 रख देते हैं, k की वैल्यू अगर 3 रख देते हैं तो p को क्या होना पड़ेगा, इधर बोला है p लेस देन q, ठीक, p को 1 होना पड़ेगा, 2 होना पड़ेगा, तभी तो 3 आएगा। और p जो है q से छोटा है, ये भी दोनों सेट, और तो कोई कॉम्बिनेशन इसमें बन नहीं रहा है, एक यही कॉम्बिनेशन बन रहा है, यानी एक कॉम्बिनेशन बन रहा है हमारे पास, और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। अगर हम लोग 4 ले लेते हैं, 4 तो 4 ले लेते हैं और p जो है q से छोटा है, तो 2 और 2 तो ले नहीं सकते हैं, इसको 1 ले सकते हैं, इसको 3 ले सकते हैं, यहाँ पर भी एक ही वैल्यू पॉसिबल है। ठीक, यानी केवल यही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो अब हम लोग एक बार 5 रख के चेक करते हैं। जब 5 रखते हैं k की वैल्यू 5, तो ये 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 1 प्लस 4, p q से छोटा है, यानी p को हमने 1 रख लिया, इसको 4 रख लिया, इसको 2 भी रख सकते हैं, इसको 3 भी रख सकते हैं, लेकिन इसको 3 नहीं रख सकते हैं क्योंकि ये छोटा हो जाएगा। फिर हमें क्या बोला है, p जो है q से छोटा है, तो यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें आ गई, एक 2 और एक 3। तो ये 5 के साथ जो है एक यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, दो सॉल्यूशन आ रहा है। यूनिक सॉल्यूशन किस केस में आ रहा है, इस दोनों केस में आ रहा है। ठीक, तो हमें अब ये ऐसा नंबर मिल गया 5, यानी k का ऐसा वैल्यू मिल गया हमारे पास जिसके लिए इस p और q का यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, वही पूछा था, दैट डज नॉट डिटरमाइन p एंड q यूनिकली, यानी यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। तो 5 जब k का वैल्यू रखते हैं तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाता है, 5। अब आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अ पर्सन वॉक्स 100 मीटर स्ट्रेट फ्रॉम इट्स हिज हाउस। एक आदमी अपने घर से निकलता है और सीधे सीधे 100 मीटर तक चलता है। मान लेते हैं कि इसका यहाँ पे घर है, ठीक, निकला और सीधे सीधे 100 मीटर चला, 100 मीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज हाउस, टर्न्स लेफ्ट, यहाँ से लेफ्ट मुड़ता है 100 मीटर, लेफ्ट चला 100 मीटर, लेफ्ट एंड वॉक्स 100 मीटर, अगेन टर्न्स लेफ्ट, फिर से लेफ्ट मुड़ा, अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 300 मीटर, अब की बार 300 मीटर चलता है, अब की बार ये 300 मीटर चलता है, देन टर्न्स राइट, अब की बार यहाँ से फिर ये राइट मुड़ जाता है, टर्न्स राइट एंड वॉक्स 100 मीटर, 100 मीटर टू रीच हिज ऑफिस। इन विच डायरेक्शन डज ही वॉक इनिशियली फ्रॉम हिज हाउस इफ हिज ऑफिस इज एग्जैक्टली इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो जहां से चला था अगर ऑफिस उसके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आता है तो घर से किस डायरेक्शन में वो निकला होगा, यही पूछा है। इन विच डायरेक्शन डज ही वॉक इनिशियली फ्रॉम हिज हाउस, तो अपने घर से जब निकला होगा तो किस डायरेक्शन में वो चला होगा, सबसे पहले यही बात पूछा है। तो अभी जो हम लोग हैं वो कहाँ पे हैं, इधर वाले डायरेक्शन में, घर इसका इधर है, हम लोग हैं यहाँ पे, ठीक, यानी कहाँ पे है, इधर है, ठीक। और ये बोला है कि अगर ये अभी जो डायरेक्शन है ये कितना है, नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट किधर पड़ेगा, ये नॉर्थ है, इधर ईस्ट है, ये तो होता है, ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये साउथ होता है, ठीक। तो नॉर्थ ईस्ट इधर होना चाहिए, हमारा आ क्या गया है, इधर आ गया है। तो इस पूरे डायग्राम को क्या करिए आप, इधर घुमाने के लिए क्या कितना डिग्री घूमना पड़ेगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री जब इस पूरे डायग्राम को आप घुमा देंगे इधर की तरफ, ठीक है, इधर की तरफ, तो ये जो 180 डिग्री ये जो ऊपर है ये सीधा इधर नीचे आ जाएगा, तो यानी कि ये नॉर्थ नहीं निकल के साउथ निकला होगा।
तो घर से वो जब पहली बार निकला होगा तो किधर की तरफ निकला होगा, दक्षिण के डायरेक्शन में, तभी उसका ऑफिस जो है ना नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पड़ेगा। आपको समझ आ गया होगा, नहीं तो दोबारा रिप्ले करके देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन वॉक्स 100 मीटर वेस्टवर्ड। अब यहाँ पर दे रखा है सबसे पहले कि ए पर्सन जो है 100 मीटर वेस्टवर्ड यानी पश्चिम की ओर चलता है। तो 100 मीटर यहाँ से निकला, पश्चिम की ओर चला 100 मीटर। ठीक है, देन टर्न्स लेफ्ट, फिर यहाँ से लेफ्ट मुड़ता है और 100 मीटर फिर चलता है। देन ही टेक्स अ 225 डिग्री टर्न क्लॉकवाइज, 225 डिग्री। यहाँ से 225 कितना होगा, इधर ऐसे 180 हो गया, 180 में 45 और जोड़ेंगे तो 225 हो जाएगा, यानी इधर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ये घूमेगा, ऐसे मुड़ गया ये इस डायरेक्शन में। इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ, तो अभी किस डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट, डी ऑप्शन। ठीक है, ये तो आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड बाय 2 स्टेटमेंट्स। एक क्वेश्चन दिया गया है और उस क्वेश्चन के नीचे 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। कंसीडर द क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट। तो आइए कंसीडर करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोला है, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ m एंड n वेयर m एंड n आर नेचुरल नंबर। ठीक है, क्वेश्चन यही पूछा है कि m और n का क्या वैल्यू है, ये बताएं, जहां पर m और n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है m प्लस n ग्रेटर देन mn, m प्लस n ग्रेटर देन mn। ठीक, कोई भी नेचुरल नंबर पुट करके देख लेते हैं। जैसे इसको मान लेते हैं, इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, तो 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3। और जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको 1 और 2 को, तो ये हो जाएगा 2, यानी पहला सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, इसको 2 रख देते हैं, इसको 3 रख देते हैं, 2 3 5, 2 3 6, ये सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक, इसको अगर हम 4 रख दें, इसको 5 रख दें, तो 4 5 9 होता है और 4 5 20 हो जाता है। ठीक, ये भी नहीं कर रहा, तो 2 रख दें, तो 2 रख दें और इसको 5 रख दें, 2 5 7 होता है और इधर 5 दूनी 10 होता है। इसको 2 रख दें, तो 3 रख दें, 2 3 5 होता है, 3 दूना 6 हो जाता है। ये भी ग्रेटर देन इधर हो गया। इसको अगर 1 रख दें, तो 1 हमने लिया था, इसको तो 3 रख दें, तो 4 हो जाता है, 1 3, यानी कि 1 और 2 भी पॉसिबल हो गया, 1 और 3 भी पॉसिबल हो गया, क्योंकि 1 + 3 4 होता है, 1 × 3, यानी जब हम m को 1 रखेंगे तो n के कई सारे वैल्यू पॉसिबल हो जाएंगे। ठीक, यानी कई सारा आंसर इसका आ सकता है। स्टेटमेंट 1 इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, यानी इससे कई सारे आंसर आ सकते हैं। तो इसीलिए जब दूसरा स्टेटमेंट को कंसिडर करेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ m एंड n करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, तो जब m और n क्या है, m और n की वैल्यू 24 है, यानी प्रोडक्ट ऑफ m एंड n 24 हो जाता है, तो ये m n की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, 24 हो सकता है, 1 हो सकता है, ये 12 हो सकता है, 2 हो सकता है, ये 8 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 4 हो सकता है। ठीक, तो इस तरीके से हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जोड़ करके जब हम देखेंगे, तो ये 12 और 2 14 और मल्टीप्लाई करेंगे 24, यानी जोड़ने में ये सारे फेल कर जाते हैं। केवल यहीं पर एक वैल्यू हमारे पास पॉसिबल है, जहाँ पर 24 + 1 क्या हो जाएगा, 25, यानी ये वैल्यू ग्रेटर देन m × n होगा, यानी प्रोडक्ट से ग्रेटर देन होगा इसका समेशन। ठीक, तो कहने का मतलब दोनों स्टेटमेंट मिला देंगे तभी इसका आंसर पॉसिबल है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन। तो क्वेश्चन इसका आंसर ऑप्शन सी है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छा इसमें दोनों ही हिंदी में आ गया। सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने में कितने समय की आवश्यकता है। तो भैया सॉफ्टवेयर की साइज 12 मेगावाट है। अगर स्पीड पता होगा तभी तो आप निकाल पाएंगे कितना समय लगेगा। यहाँ पूछा है कितने समय की आवश्यकता है, सॉफ्टवेयर खाली बता दिया कि 12 MB का है। 12 MB का है, आपको पता तो होना चाहिए ना कि पर सेकंड कितना MB डाउनलोड होता है, तभी तो पता कर पाएंगे। ठीक, तो वो सेकंड स्टेटमेंट में दे रखा है, यानी बिना हम एक स्टेटमेंट के, अगर ये पता हो, अगर ये पता हो तब भी हम क्या निकाल पाएंगे, खाली स्पीड पता है, तो भाई कितना का चाहिए हमें ये नहीं मालूम है ना। तो कहने का मतलब एक सफिशियंट नहीं है, एक स्टेटमेंट अलोन कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, एक साथ प्रयोग कर दिया जा सकता है, किंतु अकेले किसी भी एक कथन का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका भी आंसर है। अब आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, इसमें भी दो स्टेटमेंट दे रखा है। पहला है व्हाट आर द यूनिक वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई वेयर एक्स वाई आर डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स। स्टेटमेंट 1, एक स्टेटमेंट है एक्स बाई वाई इज ओड, लिखा है इज ऑड नंबर, एक्स बाई वाई इज ऑड नंबर। एक्स को अगर हम 10 लेते हैं, वाई को 2, 5 एक ऑड नंबर आ जाता है। ठीक, एक्स को अगर हम 15 लेते हैं, इसको 3 लेते हैं तब भी 5, यानी एक ऑड नंबर है। यानी कई सारे वैल्यूज पॉसिबल हैं इसके, यानी स्टेटमेंट 1 इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो पहला स्टेटमेंट तो इसमें भी, यानी एक क्वेश्चन जो है ना, एक स्टेटमेंट अकेला सफिशिएंट नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट को देख लेते हैं। एक्स वाई की जब प्रोडक्ट 12 है, यानी एक्स और वाई की प्रोडक्ट क्या है 12, तो इसे कितने नंबर पॉसिबल है, ये 1 हो जाए, ये 12 हो जाए, ये 1 हो जाए, ये 12 हो जाए, ये 2 हो जाए, और ये 4 हो जाए, और ये 3 हो जाए, मतलब एक ही बात है। देखिए x और y के जब ऐसा होगा तभी होगा, और यहाँ पर हम डिवाइड करके देख लेते हैं। तो अगर हम x बाई वाई करें, ठीक, तो 12/1 क्या ऑड नंबर है, नहीं है। 6/2 ऑड नंबर है, और 4/3 ये तो पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ से तो इंटीजर आएगा ही नहीं। तो कहने मतलब एक ही वैल्यू हमारे पास आंसर आया है यहाँ पे, 6 और 2, केवल 6 और 2 एक्स वाई का वो पॉसिबल वैल्यूज। लेकिन ये कब निकला, जब हमने दोनों स्टेटमेंट का मदद लिया। तो कहने का मतलब वन स्टेटमेंट अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन, यानी इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, सी। बोथ द स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड बाय टू स्टेटमेंट, इसमें भी दो स्टेटमेंट दे रखा है। हु रिसीव्ड द लीस्ट अमाउंट, सबसे कम किसको मिला, ये क्वेश्चन है। ठीक है, एक्स वाई और जेड। ठीक, अ सर्टेन अमाउंट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एक्स वाई जेड। देखिए कह रहा है कि कुछ पैसा है, उसको एक्स वाई और जेड तीनों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है, और इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है, ठीक, कि किसको सबसे कम मिलता है, वो आपसे पूछा है। ठीक, अब देखिए स्टेटमेंट पहला है x रिसीव्ड 4/5 टाइम्स ऑफ व्हाट y एंड z रिसीव्ड। जो y और z को मिलता है, ठीक, उसका 4/5 टाइम्स किसको मिलता है, x को। इस y और z को अगर हम यहाँ लेते हैं, तो y प्लस z की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 4/5। यानी अगर हम देखें तो x का वैल्यू 4 है, और x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू हमारे पास 459 आ जाता है। ठीक, अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, x रिसीव्ड 4/5, x रिसीव्ड 4/5, यानी यहाँ से हमें नहीं पता चल पाएगा कि किसको मिनिमम मिलेगा, यहाँ से नहीं पता चल पाएगा, यहाँ से हम नहीं बता सकते हैं किसको मिनिमम मिलेगा, क्योंकि यहाँ कुछ भी हम नहीं निकाल सकते। देखिए y को हम हो सकता है, जैसे x को 4 दे दिया, y और z दोनों मिला के 5 है, तो y को 3 दे दिया, कि इसको 2 दे दिया, कि इसको 4, इसको 1, है ना, यहाँ से नहीं पता चल सकता है। तो स्टेटमेंट 1 कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन। अब स्टेटमेंट 2 को देख लेते हैं, y रिसीव्ड 2/7। अब कह रहा है y रिसीव्ड 2/7, ठीक, y रिसीव्ड 2/7 ऑफ x प्लस जेड। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो y बाय एक्स प्लस जेड इक्वल्स टू 2/7। तो यहाँ से y की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई। ठीक, और ये हमने कैसे जाना, यहाँ से देखिए y की वैल्यू 2, x प्लस जेड की 7, तो 7 + 2 9, यानी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9, यहाँ से भी आ रहा है। ठीक, और x का यहाँ से 4 आ रहा था, अब तो कोई समस्या नहीं। y की वैल्यू 2, तो z का क्या हो जाएगा, 4 2 6 3, तो सबसे मिनिमम किसको मिला, y को। आंसर इसका ये है कि दोनों स्टेटमेंट को मिला के ही हम आंसर दे पाए हैं। वन स्टेटमेंट, यानी ना ही केवल दूसरा स्टेटमेंट से आंसर निकाल सकते हैं, और ना ही केवल पहला स्टेटमेंट को यूज करके आंसर निकाल सकते हैं। तो आंसर निकालने के लिए हमें दोनों ही स्टेटमेंट की मदद लेना पड़ा, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, सी। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन। अब आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन बाइज 3 आर्टिकल्स पी क्यू आर। एक आदमी ने 3 वस्तु खरीदी पी क्यू और आर, ठीक है, कितने रुपए में, 50 रुपए में, यानी इन सबका सम कितना है, 50 है। 50 रुपीज में ये पी क्यू आर 3 आर्टिकल्स खरीदते हैं। प्राइस ऑफ आर्टिकल क्यू इज 16, आर्टिकल क्यू का जो प्राइस है वो 16 है। अब यहां पर बोला है विच इज लिस्ट, जो कि सबसे कम है, यानी ये सबसे कम वैल्यू है। इससे कम इन दोनों का प्राइस नहीं हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता है। पूछा है व्हाट इज द प्राइस ऑफ द आर्टिकल पी, पी का आर्टिकल का हमें
पूछा है प्राइस। ठीक, स्टेटमेंट पहला पढ़ते हैं, द कॉस्ट ऑफ पी इज नॉट मोर देन आर। कॉस्ट ऑफ पी इज नॉट मोर देन आर। पी का जो कॉस्ट है आर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये बोला है। देखिए तो अगर 16 यहाँ निकल गया 50 में से तो बचा 34। अगर हम इन दोनों को दे दें 17 और 17, ऐसा दे सकते हैं, 17 और 17 दे सकते हैं। ये सबसे मिनिमम है, इससे कम नहीं जा सकते हम। और 17 में से अगर हम एक भी कम करते हैं तो ये तो इसके बराबर हो जाएगा, है ना। एक और वैल्यू पॉसिबल हो सकता है डेसिमल में, ये हो जाए 17.5 और ये हो जाए 16.5, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। बोला है सिर्फ लेकिन यहाँ पे द कॉस्ट ऑफ पी इज नॉट मोर देन दैट ऑफ आर। आर से ज्यादा नहीं होना चाहिए पी का, आर से ज्यादा नहीं होना चाहिए पी का, यानी हम इसको उल्टा लिख दें अगर ऐसे, लेकिन हाँ बराबर तो हो सकता है, यानी 17 भी वैल्यू पॉसिबल है और ये 16.5 और 17.5 भी पॉसिबल है। आंसर यहाँ से भी आ सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर भी कह सकते हैं कि वन स्टेटमेंट अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो अब स्टेटमेंट 2 को चेक कर लेते हैं, यानी स्टेटमेंट 1 से तो आंसर नहीं निकल पा रहा है। स्टेटमेंट 2 है द कॉस्ट ऑफ आर इज नॉट मोर देन दैट ऑफ पी। आर इज नॉट मोर देन दैट ऑफ ई, यानी पी से ज्यादा आर का नहीं हो सकता है, पी से ज्यादा आर का नहीं हो सकता है। ये तो दोनों उल्टा पुल्टा दे दिया, यानी यहां बोल रहा है कि P इज नॉट मोर देन R और यहां बोल रहा है R इज नॉट मोर देन P, तो फिर इसका आंसर ही नहीं निकलेगा। आंसर फिर तो ये दोनों बराबर हो जाएगा 17-17, यानी ना ही ये ज्यादा हो सकता है ना ही ये ज्यादा हो सकता है, तो दोनों बराबर हो सकता है, यानी कि दोनों बराबर हो सकता है तो 17 हो सकता है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट मिला के हम 17 आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन आंसर है सी। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा फिर, सी हो जाएगा। यानी ये नहीं बोला है कि बराबर नहीं हो सकता है, बोला है कि ज्यादा नहीं हो सकता है ना, ना ही ये ज्यादा हो सकता है इससे ना ही ये ज्यादा हो सकता है, तो फिर बराबर हो सकता है ना। तो कहने का मतलब दोनों स्टेटमेंट को अगर हम कंबाइन कर लेते हैं तो हमारा आंसर निकल जाता है 17-17। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड बाय टू, इसमें भी दो स्टेटमेंट दे रखा है, पी क्यू आर एस अपीयर्ड इन अ टेस्ट। चार लोग हैं पी क्यू आर और एस, ये सभी एक टेस्ट में अपीयर होते हैं। अब ये क्वेश्चन है हैज पी स्कोर्ड मोर देन क्यू, यानी क्या पी को जो है वो क्यू से अधिक अंक मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा है आपसे कि क्या आर जो है पी से अधिक नंबर ला रहा है, पी स्कोर्ड मोर देन क्यू, नहीं नहीं क्वेश्चन गलत पढ़ दिया मैंने, क्या पी जो है वो क्यू से ज्यादा स्कोर कर रहा है, ये क्वेश्चन है, क्या पी जो है क्यू से ज्यादा स्कोर कर पा रहा है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे सम ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय पी एंड क्यू इज इक्वल टू द सम ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय आर एंड एस। देखिए कह रहा है सम ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय पी एंड क्यू, यानी पी प्लस क्यू इज इक्वल टू सम ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय आर एंड एस इक्वल्स टू आर एंड एस। ठीक है, अगर हम ऐसे मान लेते हैं 1 2 3 4 इन सभी को, ये हो जाएगा 1 + 2 बराबर है ना, बराबर है तो 3 + 1 कर लें, 3 + 1 ये 4 हो जाएगा, और इधर 2 + 4 + 1 कर लेते हैं, 4 + 1 कर लेते हैं और इसको 2 + 3 कर लेते हैं, 5 और 5, ये वैल्यू हमारे पास आ गया है। मतलब P को अगर हम 4 ले लेते हैं, Q को 1 ले लेते हैं, तो ये 4 + 1 5 हो गया, R को 2 ले लेते हैं, S को 3 ले लेते हैं, तो 2 + 3 5 हो गया, यानी दोनों चीज ये बराबर हो रहे हैं, तो ये वैल्यूज यहाँ पे पॉसिबल है। लेकिन इससे हम ये तो नहीं बता सकते हैं ना P जो है वो Q से ज्यादा है कि नहीं है ना, P जो है Q से ज्यादा है कि नहीं, क्योंकि ऐसा तो और भी वैल्यू पॉसिबल हो सकता है, और भी वैल्यू पॉसिबल हो सकता है ना, चेक कर लेते हैं रख के। ठीक है, बाकी जैसे मान लेते हैं अगर ये हो जाए 5 और +2 7, और ये हो जाए 4 + 3, हाँ हो सकता है। कहने का मतलब एक स्टेटमेंट से हम इसका आंसर नहीं दे सकते हैं। अब आइए अगला दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं, इस स्टेटमेंट से तो आंसर नहीं निकल पाया, अब अगला देख लेते हैं। The sum of the marks scored by P and S is more than sum of the marks scored by Q and R. Sum of the marks scored by P and S, P and S जो मार्क्स स्कोर किया है is more than the sum of marks scored by Q and R, Q plus R, ऐसा बोला है। P and S is more than Q and R, ठीक है, ऐसा बोला है। P plus S, अगर यहाँ से हम देखें तो P है 4 और S है 3 7, और Q R 2 1,
अगला केस हमने क्या लिया था, 2 + 5 7। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये दोनों बड़ा होना चाहिए, p+s बड़ा होना चाहिए p। तो ऐसा तो इसमें नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं। तो हम कंसीडर करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये वाला नहीं हो रहा है ना। p और s को जोड़ रहे हैं, p और s को जोड़ रहे हैं, तो ये इससे बड़ा नहीं छोटा हो जा रहा है। तो कहने का मतलब और भी वैल्यूज अगर हम चेक कर रहे हैं तो कहने का मतलब ये है कि दोनों ही स्टेटमेंट सफिशिएंट होगा, दोनों ही स्टेटमेंट को हम लोग कंसिडर करेंगे तभी आंसर निकलेगा। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज गिवन, ठीक है, एज ऑफ ईच p एंड q इज लेस देन 100 ईयर्स बट मोर देन 10 ईयर्स इफ यू इंटरचेंज द डिजिट। कह रहा देखिए p और q है, दोनों का एज 100 से कम है लेकिन 10 से अधिक है, ठीक है, मोर देन 10 ईयर्स। एज ऑफ p एंड q इज लेस देन 100 ईयर्स, ठीक है, p और q का जो एज है वो 100 से कम है लेकिन 10 से अधिक है, 10 से अधिक है, ठीक। इफ यू इंटरचेंज द डिजिट ऑफ द एज ऑफ p, तो p का एज है, यानी कि कहने का मतलब 2 डिजिट में ही नंबर है, 100 से कम है और 10 से ज्यादा है तो कोई भी 2 डिजिट का नंबर है, ठीक। यानी p का एज भी 2 डिजिट में है और q का एज भी 2 डिजिट में है। अगर हम मान लेते हैं p हमारे पास ab है, ठीक, p का जो एज है वो कोई भी 2 डिजिट का नंबर है ab। यहाँ पे बोला है कि जब आप p के एज के डिजिट को इंटरचेंज करते हैं तो q का एज निकलता है, यानी कि q का एज क्या हो जाता है हमारे पास, ba हो जाता है, ba हो जाता है, ठीक, यही बोला है। अब आइए देख लेते हैं स्टेटमेंट, पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस, उन दोनों के एज का डिफरेंस बताइए, ठीक। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द एज ऑफ p इज ग्रेटर देन q, एज ऑफ p इज ग्रेटर देन q। ऐसा तो बहुत सारा वैल्यूज हो सकता है, कोई भी हो सकता है, सारा ग्रेटर हो सकता है, हाँ। तो इससे हमारा डिफरेंस निकल जाएगा क्या, नहीं निकलेगा। एज ऑफ p इज ग्रेटर देन एज ऑफ q, p का एज q से बड़ा, मान लेते हैं p का एज जो है 45 है, p का एज q का मान लेते हैं 45, q का अगर 45 है तो ये 54 है, यानी ये अगर 54 है तो ये 45 है। तो ऐसा तो बहुत सारा हो सकता है ना, ये p इज ग्रेटर देन बोला है ना, p को ग्रेटर देन ले लिया हमने, इसको अगर 72 ले लिया 27 हो जाता है। तो ऐसा कई सारा वैल्यू है, यानी स्टेटमेंट एक से बहुत सारा आंसर आ जाएगा, तो एक सफिशिएंट नहीं है इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर निकालने के लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा स्टेटमेंट को देखते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट है सम ऑफ देयर एजेज इज 11/6 टाइम्स ऑफ देयर डिफरेंस, यानी इन दोनों का अगर सम करते हैं p/q, ठीक है, ये हो जाएगा 10a + 10b, 10a + b इंटू 10, सम करते हैं अगर 10a + b, और ये हो जाता है 10b + a। इन दोनों को अगर सम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 11a, मैं सीधा सीधा 11 कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा a + b, ठीक है। और बोला है जो सम है, सम ऑफ देयर एजेज इज 11/6 टाइम्स, 11/6 टाइम्स क्या है देयर डिफरेंस, और इसको अगर घटा दें तो 10a - a 9, यानी ये हो जाएगा 9 टाइम्स a - b, 9 टाइम्स a - b, ठीक है। इसको अगर घटा दे तो 9 टाइम्स a - b, ये 11 से 11 चला जाएगा, ये 6 से ये चला जाएगा 3 बार में, 6 से चला जाएगा 3 बार में, नहीं नहीं 6 को और 9 को अगर 9 चला जाएगा 3 से 3 बार में, 6 चला जाएगा 2 बार में, 3/2, 2 को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 2a + 2b = 3a - 3b, ये होगा। अब a को उधर भेज देते हैं, a को उधर भेज देते हैं तो ये हो जाता है a, 2a जाके उधर घट जाएगा तो ये इधर a बचेगा, और उस 3b को इधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा 5b, यानी a = 5b। a क्या है 5 गुना b के होना चाहिए, a क्या होना चाहिए 5 गुना b के, ठीक। अब a अगर 5 गुना होना चाहिए b के, और एज ऑफ p इज ग्रेटर देन q है, देखिए एज ऑफ p इज ग्रेटर देन q, और a जो है 5 गुना होना चाहिए, यानी a को अगर हम b को 1 लेते हैं, b को 1 लेते हैं तो a 5 होना चाहिए, यानी 51,
बी को अगर हम 2 ले लेते हैं तो ए तो 10 हो जाएगा, ए अकेले तो फिर तो 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा, यानी एक ही वैल्यू पॉसिबल आ रहा है 51। इसका उल्टा क्या हो जाएगा 15, यानी कि दोनों मिला करके हम इसका आंसर दे सकते हैं। आंसर तो निकल गया 51। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 15 और 51 का डिफरेंस, 15 और 51 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 36, यानी डिफरेंस ऑफ देयर एजेस हम लोग निकाल सकते हैं 36 ईयर्स। तो कहने का मतलब जब दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन कर रहे हैं तो इसका आंसर निकल रहा है, यानी कि इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा। बोथ वन एंड स्टेटमेंट 2 आर रिक्वायर्ड टू आंसर दिस क्वेश्चन, वन स्टेटमेंट अलोन कैन नॉट बी सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अ मेन स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय statement labeled P, Q, R and S. Choose the ordered pair of the statements where first statement implies the second and the two statements are logically consistent with the main statement. तो मेन स्टेटमेंट पर लेते हैं। मेन स्टेटमेंट क्या है, प्रदीप बिकम्स आइदर अ डायरेक्टर और अ प्रोड्यूसर। प्रदीप या तो डायरेक्टर बनता है या प्रोड्यूसर बनता है, ठीक है। तो अब स्टेटमेंट पी है, प्रदीप इज अ डायरेक्टर। प्रदीप अगर डायरेक्टर है, ठीक है, प्रदीप अगर डायरेक्टर बन जाते हैं मान के चलिए, तो क्या वो प्रोड्यूसर बन सकता है, नहीं। तो प्रदीप इज नॉट अ प्रोड्यूसर, यानी पी जो है एस को इंप्लाई कर रहा है। और अगर प्रदीप एक प्रोड्यूसर बन जाता है तो डायरेक्टर नहीं बनेगा, यानी क्यू जो है वो आर को इंप्लाई करता है। तो पी एस और आर क्यू, ये स्टेटमेंट आपके सी में है, बोथ पी एस यानी एस पी एंड आर क्यू, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया सी ऑप्शन। आइए अगला, अगला क्वेश्चन है ए प्लस बी मीन्स ए माइनस बी। कहने का मतलब प्लस के जगह हमें क्या यूज करना है, माइनस। ए माइनस बी मीन्स ए इंटू बी, माइनस के जगह हमें इंटू यूज करना है। ए इंटू बी, इंटू के जगह हमें डिवाइड यूज करना है। ए प्लस बी मीन्स, सॉरी ए डिवाइड मीन्स ए डिवाइड मीन्स ये डिवाइड है, डिवाइड डिवाइड, ए डिवाइड मीन्स ए प्लस बी, यानी डिवाइड के जगह हमको क्या यूज करना है, प्लस। अब आइए हमारे पास जो एक्सप्रेशन है, ठीक, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ऑपरेशंस आर टू बी रिप्लेस्ड साइमल्टेनियसली। अगर इसी तरह से हम साइमल्टेनियसली जो ऑपरेटर्स है उसको रिप्लेस करते हैं तो इस एक्सप्रेशन का क्या वैल्यू होता है वो देखना है, ठीक है। तो हमारे पास है 10 और यहाँ पे है प्लस, तो प्लस की जगह हमें क्या लेना है, माइनस। 10 माइनस 30, 30 माइनस है 100, तो माइनस की जगह मल्टीप्लाई लेना है 100। 100 इंटू 50, इंटू की जगह क्या लेना है, डिवाइड लेना है, डिवाइड 50। और यहाँ डिवाइड है, डिवाइड 25, डिवाइड की जगह क्या लेना है, डिवाइड की जगह प्लस लेना है, तो प्लस 25, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बन गया आपके पास सिंप्लीफिकेशन का, और सिंप्लीफिकेशन में हम लोग बॉड मास यूज करते हैं। बॉड मास में सबसे पहले क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो अगर 100 को 50 से डिवाइड करेंगे, यहाँ से आ गया 2 आपके पास, और 2 उसके बाद क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 30 इंटू 2, तो यह क्या हो जाएगा 60, यानी माइनस का 60। और 10 माइनस का 60, और इधर बचा प्लस का 25। 10 प्लस 25 इज 35, 35 माइनस 60 इज माइनस का 25, यानी आंसर है इसका ऑप्शन डी, माइनस का 25। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ P मीन्स ग्रेटर देन Q, अच्छा इफ P मीन्स ग्रेटर देन, Q मीन्स लेस देन, R मीन्स नॉट ग्रेटर देन, S मीन्स नॉट लेस देन एंड T मीन्स इक्वल्स टू, देन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो कहने का मतलब P जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, P रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रेटर देन को, Q रिप्रेजेंट कर रहा है लेस देन को, R रिप्रेजेंट कर रहा है नॉट ग्रेटर देन को, और एस रिप्रेजेंट कर रहा है नॉट लेस देन को, टी रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वल्स टू। अब ये स्टेटमेंट देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 2x इंटू एस है, एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेस देन, नॉट लेस देन को, नॉट लेस देन 3y, नॉट लेस देन 3y, एंड 3x इक्वल्स टू 4z, यही लिखा है। 2x जो है वो 3y से छोटा नहीं होना चाहिए, और यहाँ कह रहा है 3x और 4z जो है बराबर है, ठीक। तो यहाँ से कुछ नहीं निकलेगा हमारे पास, यहाँ से तो अच्छा ये चेक करना है कि ये करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं, वैल्यू रख लेते हैं कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू। इसमें अगर हम 1 रख लें, 1, तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ क्या रखेंगे, x को क्या रखेंगे जो ये 4 हो जाएगा, नहीं होगा, 1 पॉसिबल नहीं है। इसको 2 रख लेते हैं z को, या x को 1 रख लेते हैं, x को 1 रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3, तो यहाँ ये भी पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम x को 2 रख लेते हैं तो ये 6 हो जाएगा, 6,
तब भी यहाँ जेड पॉसिबल नहीं है। इसको अगर 2 रख लें तो ये 8 हो जाएगा, नहीं ये भी नहीं। इसको 3 रख लेते हैं तो ये 12 हो जाता है। एक्स को 4 रखना पड़ेगा तो 4 तिया 12 हो जाएगा। ये 3 यानी एक्स की वैल्यू 4 रखते हैं और जेड की वैल्यू 3 रखते हैं तो 4 तिया 12 और इधर भी 4 तिया 12, 12 ये पॉसिबल हो जाता है। और अगर यहाँ पे 2x करते हैं तो 2x ये 8 हो जाता है और ये z का वैल्यू हमने 3 लिया था तो यहाँ पर y है। ठीक, अच्छा इसके आगे भी तो दे रखा है क्वेश्चन 9y, 9y p इज ग्रेटर देन 8z और z की वैल्यू हमने 3 ली थी तो ये हो जाएगा 3 × 8 24, 24। अब 24 से ये बड़ा होना चाहिए y, तो 9 के जगह y का अगर हम 5 ले लेते हैं तो 45 हो जाता है, यानी 5 अगर हम इसको ले लेते हैं तो 5 तिया 15 हो जाता है, विच इज़ नॉट लेस देन 8, यानी पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट तो यहाँ से करेक्ट, जो वैल्यू लिया हमने उससे करेक्ट आ गया। अब दूसरा स्टेटमेंट को चेक करते हैं, x और q है, q इज लेस देन 2y, लेस देन 2y, y r z, r इज नॉट ग्रेटर देन z, देन x और r z, r इज नॉट ग्रेटर देन z। ठीक है, अब इसको अगर चेक करते हैं तो यहाँ पे है x इज लेस देन 2y। ठीक, तो x को हम सबसे बड़ा वैल्यू अगर इसको y की जगह अगर 1 रख दें 1 तो ये हो जाता है 2, इसको 2 से छोटा होना पड़ेगा, ये नहीं पॉसिबल। ठीक, इसको हम लोग y की जगह अगर 2 रख देते हैं तो ये 4 हो जाता है, x की जगह हम लोग 2 रख सकते हैं, नहीं x और y तब तो बराबर हो जाएगा, ये नहीं लेना है, इसको 1 रख सकते हैं, इसको 1 रख दिया, इसको 2 रख दिया तो ये 4 हो गया। अब यहाँ पे बोला है y इज नॉट ग्रेटर देन z, तो z से बड़ा नहीं हो सकता y, और y हमने कितना ले लिया है 2 ले लिया है, y की वैल्यू 2 ले लिया है और y जो है z से बड़ा नहीं हो सकता, यानी z जो है इससे बड़ा है तो इसको हम लोग 3 ले लेते हैं, तो ये 3 अगर ले लेते हैं तो 3 और x जो है z से बड़ा नहीं हो सकता, z से बड़ा नहीं हो सकता तो नहीं है बड़ा, यानी दोनों स्टेटमेंट सही है हमारा। ठीक है, देखिए x 1 है यहाँ पे और z को हमने 3 ले लिया है, z से ये बड़ा नहीं है, 1 छोटा है। ठीक है, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ सी ऑप्शन बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ इन अ सर्टेन कोड ABCD इज रिटन एज 24, EFGH is written as 1680, then how is IJKL is written in that code। देखिए A B C और D ये 4 लेटर्स हमें दे रखे हैं और इसका कोड दे रखा है 24, ABCD को हमने 24 लिखा। देखिए A का जो पोजीशन है वो 1 है, B का 2 है, C का 3 है और D का 4 है। ठीक, और इसको 24 लिखा है, इस सबको मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 का 24, यानी कि हमको ये पता चल गया कि इसका जो प्लेस वैल्यू है इन सभी लेटर्स का उसको जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब 24 आ रहा है, यानी मल्टीप्लाई करके कोड लिखा है। अगला से वेरीफाई कर लेंगे, EFGH, EFG और H, E का जो प्लेस वैल्यू है वो 5 है, इसका 6 है, 7 है और इसका 8 है, 8 7 56 और 5 के 30, 56 गुना 30 करेंगे आपको 1680 मिल जाएगा। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया कि जो कोड का प्लेस वैल्यू उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, I J K और L। तो I जो है हमारा वो 9th प्लेस पे आता है, J 10 पे, K 11 पे और L 12 पे। ठीक, तो 12 नंबर 108, 108 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, 108 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक डिजिट खिसका के लिख देते हैं, जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 8, यहाँ से भी 8, ये 1, ये 1। ठीक, और फिर यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करना है, एक जीरो बिठा देंगे, 11880, ये हमारा पहला ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड POT इज रिटन एज TOP। देखिए POT है यहाँ पे और यहाँ पे TOP उल्टा कर दिया है, उल्टा करके और A से स्टार्ट किया है, यानी A हमने सबसे पहला इनिशियल क्या लिया है, A लिया है और बाकी सारे लेटर्स को रिवर्स कर दिया है। यहाँ पर उसी तरीके से ट्रैप है, जैसे ट्रैप है, इसको भी देखिए आप PAR कर दिया, यहाँ पे
TAR और इधर T, है ना, उल्टा कर दिया है, मतलब रिवर्स कर दिया है और फिर यहाँ पर A लिख दिया है। तो उसी तरीके से इसको भी हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे और A से स्टार्ट करेंगे। ये क्या हो जाएगा, ANER और इधर 2 गो A हो जाएगा, 2 गो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। चेक कर लेते हैं, ANER, ANEAR, ये ऑप्शन ANERA, अच्छा ये नहीं है, ए है लास्ट में, ये वाला डी ऑप्शन, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ स्टार इन द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में ये एक आपको सीरीज दे रखा है सीक्वेंस, इसमें पूछा है स्टार के जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, ठीक है। इसको हम लोग लिखते थे 3, 14, 84 और यहाँ पे स्टार है और इधर है 258, ठीक है। सबसे पहले तो ये सीक्वेंस कैसे रूल को फॉलो कर रहा है, देखिए इसको 14 में से 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 11, 39 में से 14 घटाएंगे ये आ जाएगा 25, 84 में से 39 घटाएंगे ये आ जाएगा 45, ठीक। ये तो हमें दे नहीं रखा है, ठीक। एक बारी और इसको देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फिक्स्ड नंबर का डिफरेंस नहीं है, ठीक। तो 25 में से 11 घटाएंगे ये आ जाएगा 14 और 45 में से 25 घटाएंगे तो आ जाएगा 20 और यहाँ तो हमें दे ही नहीं रखा है, ठीक। इधर हमारे पास 6, अभी तक 6, अगर हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि इक्वल डिफरेंस है तो ये 6 आ जाता है इधर, तो यहाँ 26 होना चाहिए, 26 का डिफरेंस, 45 में 26 जोड़ेंगे 71 होना चाहिए और 71 अगर 84 में ऐड करेंगे तो 8 4 1 5 और 8 7 15, 155। 155 को इसमें से घटाइए 258 में से तो आ जाएगा 103, 103 और 103 को जब 71 में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30 2 32, 32 और 26 का देखिए डिफरेंस 6, ये तीनों सेम आ रहा है, कहने का मतलब हमारा आंसर 155 है, सही कैलकुलेट किया था हमने 155, बी ऑप्शन। अब आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन सम कोड लेटर्स P Q R and S T रिप्रेजेंट्स नंबर 4 5 10 12 15, इट इज नॉट नोन विच लेटर रिप्रेजेंट्स विच नंबर। देखिए P Q R S है हमारे पास, ठीक, और वो रिप्रेजेंट कर रहा है 4 5 10 12 और 15 को, लेकिन ये नहीं पता है कि कौन सा लेटर किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नहीं पता है। और यहाँ पर एक हमारे पास एक इक्वेशन दे रखा है Q माइनस S इक्वल्स टू 2S, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखने चले इसी इक्वेशन से, ठीक, Q को अगर हम लोग 15 रख लेते हैं, उसमें से माइनस हो रहा है ना, S सबसे बड़ा वैल्यू हमने इसीलिए लिया। अब क्या है कि इसमें से अगर हम लोग 5 घटा दें 5 तो ये 10 आता है, यानी S को हम लोग 5 लिया और 5 जब यहाँ 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, यानी ये हमारा सही फिट बैठ रहा है। तो अगर हम मान के चलते हैं Q का वैल्यू 15 है और S का वैल्यू 5 है। अगला हमारे पास इक्वेशन है T इक्वल्स टू R प्लस S प्लस 3 और S का वैल्यू हमने 5 यहाँ से अगर निकाला है, इसको 5 रख देंगे तो ये हो जाएगा 8, यानी T इक्वल्स टू क्या है, R प्लस 8, T इक्वल्स टू R प्लस 8 है। S का वैल्यू हमने 5 ले लिया, Q का 15 ले लिया और T और R का यहाँ से क्या ले लें जो ये रिलेशन को सही साबित करे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे R की वैल्यू 8 4 ले लेते हैं तो ये 8 4 12 हो जाता है, T 12, ठीक। तो T हमारे पास 12 हो गया, T 12 हो गया, S हमारे पास 10 हो गया और ये जो Q है ये Q हमारे पास 15 हो गया और R जो है वो 4 हो गया, एक ही वैल्यू 5 बच रहा है और वो किसकी वैल्यू होगी, किसकी नहीं निकाला हमने, P का, P का नहीं निकाला है। यहाँ पर पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P प्लस R माइनस टी, P प्लस R माइनस टी, तो P का हमने वैल्यू 5 यहाँ से निकाला है, R को हमने 4 लिया था, T 12 है हमारा, तो 5 और 4 9 माइनस 12, माइनस में आंसर आ जा रहा है, T 12 R 4, तो P का कौन सा वैल्यू बच रहा है, 5 तो ले चुके थे ना S को, अरे 5 S को ले चुके थे हम, तो P को 5 नहीं लेंगे ना, कौन सा बचा है, 10 बचा है, 10 बच रहा है तो P को हमें 10 लेना पड़ेगा ना, तो 10 प्लस 4 14 माइनस 12 2, तो हमारा बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। और है क्या, खत्म हो गया।
तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पेपर के साथ। ये पेपर हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। कोजेंट आईएएस के साथ जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद।